है ना। वो क्या कहते हैं, मम्मी का चश्मा नहीं, दादी का चश्मा गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, है ना। हम भी लेट तुम भी लेट, खाओ ठंडे में आमलेट। मैक्रो इकोनॉमिक्स, वहां तक बात समझ में आ गई थी। इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज थे पिछले क्लास में वो क्लियर हुए थे, है ना। वो भी बतला देंगे मुन्ना, डोंट वरी। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व टेक्निक भी लिखते हैं, बहुत इधर लिख दिया, कोई बात नहीं, पहले कॉपी कर ले, बार बार मिट जाता है, बड़ी समस्या होती है। अच्छा, अब देख, इसमें हम लोग इंडिफरेंस कर्व में 4 प्रॉपर्टीज था, कौन कौन? डाउनवर्ड, स्लोपिंग कर्व, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्केव अपवर्ड, और नेवर कट ईच अदर, हायर आईसी, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ऐसे गर्दन तो ला रही है, कुछ बोला, कुछ समझ में बात आई पिछले? अरे मैं इधर खड़ा हूं, आपको कुछ समझ में बात आई? पिछला क्लास में थी, कैसे समझ में आ गई, है ना। तो अब कहाँ से शुरू करें, इसको तो नहीं आई बातें, फिर भी देख इंडिफरेंस कर्व के बारे में। मिश्रा तुम था? गुड। कहाँ गया था? पार्टी साटी? कहा किसी के साथ पार्क में गया था? बारिश के कारण सब नहीं है। बारिश हो रही थी? नहीं, उस टाइम सर नहीं हो रही थी, मेरे को लगा कि बारिश होगा जाते, वाह, इसलिए सब नहीं है। आज बारिश हो रही तो पहुंच गए। माने देख, माने आदमी का, उस टाइम बस में थे और फिर उतर के वापस चले गए। हाँ, बतिया बतिया, कितना बतियाएगा? ना ना, तो बतिया ही ले। नहीं सर, टाइम वेस्ट हो जाएगा। किसका? बड़ी बोर करता है, बोर तो मैं करता हूँ, बड़ी मने मन चिढ़ती होगी श्रेया। कलम उलम लेके तैयार है, कुछ लिखे तो कुछ लिखेगी। तो देखो, उसमें इंडिफरेंस कर्व में 2-3 बातें समझनी थी। पहली बात समझनी थी उसका मीनिंग, दूसरी बात समझनी थी उसका शेप। हम लोग 3 शेप पढ़े, और भी शेप्स आएंगे जगह जगह पर, तो चेकआउट कर लीजिएगा। कभी कहीं पर जो है वो स्ट्रेट हो जाते हैं, कहीं पर आपका हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं, कहीं वर्टिकल हो जाते हैं, लेकिन मेनली 3 ही पूछा जाता है, या तो दोनों कमोडिटी कंप्लीमेंट हो, या दोनों परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हो, या इम्परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हो। ये 3 बातें हो गई। अब एक चीज सीखते हैं, वीडियोज देखी थी? कुछ आइडिया है उसके बारे में जो बता रहे थे? वाह, तो उसको हम रिपीट नहीं करते हैं, स्क्रीन को, पीडीएफ को हम रिपीट नहीं करके आगे बढ़ते हैं कि नहीं? अच्छा रहेगा। तो देखिए, अब यहां पर सीखिएगा इंडिफरेंस कर्व में, वो है स्लोप ऑफ आईसी। आईसी का मतलब क्या हुआ? इंडिफरेंस कर्व। आईसी का मतलब इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस का मतलब नो डिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब नो डिफरेंस, इंडिफिनिट नॉट डिफिनिट। इंडिफिनिट लिखते हैं, तो इंडिफिनिट किससे बना? डिफिनिट से। डिफिनिट मतलब समझती है, जो सर्टेन है, लेकिन सर्टेन के लिए क्या लगाते हैं? अनसर्टेन। लेकिन डिफिनिट के लिए क्या लगाएंगे? इनडिफिनिट, दैट इज नॉट डिफिनिट। उसी ढंग से इनडिफरेंस मतलब दैट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस। तो किसमें डिफरेंस नहीं है? बिटवीन द चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव्स। बात समझ में आ रहे हैं? चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव्स, 2 या 2 से अधिक चीज़ों के बीच में के चुनाव में, के सिलेक्शन में, अगर आप इनडिफरेंस हो जाते हैं,
है ना, चॉइसलेस हो जाते हैं, तो वो स्थिति इंडिफरेंस की होती है। और जब उन सभी को हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हैं, क्लास ग्राफ पर उसको प्लॉटिंग करते हैं, उन तमाम कम्बिनेशंस को, जिससे कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहे हैं, तो उससे मिलाने से एक कर्व बन जाते हैं, और उसी कर्व का नाम इंडिफरेंस कर्व होता है। क्लियर? तो अब देखिए, जितने भी तरह के कर्व पढ़ेंगे ना, उसका एक टर्म यूज होता है स्लोप। स्लोप मतलब क्या होता है? स्लोप को कौन कौन से नेम से जानते हैं? तो पहले देखते हैं। देख, ये हो गया ई, वो एक्स हो गया, ये वो वाई हो गया। यहाँ लिखेंगे यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, यहाँ लिखते हैं यूनिट ऑफ गुड वाई, और एक कर्व बना देते हैं, है ना, ये ऐसे कर्व। लेकिन कभी भी ये कर्व बना रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे हो जाए। तो इससे क्या होगा कि लोएस्ट ये होगा, यहाँ से पॉइंट उठा हुआ होगा। कभी भी बनाएंगे तो इसका हर एक पॉइंट पेंसिल के पॉइंट से क्या होनी चाहिए? नीचे होना चाहिए। समझ रहे हैं? कि जैसे अगर आप ये बना रहे हैं तो ये यहाँ पर ला के छोड़ दीजिए, लेकिन आप इसको ऐसे बनाते हुए ऐसे ले गए तो गलत हो गया इंडिफरेंस कर्व। क्यों? क्योंकि इसका ये लोएस्ट है। इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड होता है, ऊपर की ओर नहीं जाता, ऊपर से नीचे लगातार क्या होता है? डिक्लाइन होते चला जाता है ना। तो अब देखो कि मान लो ये इंडिफरेंस कर्व है, और इस पर जो है, इस पॉइंट पे हम इसका स्लोप निकालना चाहते हैं, है ना। ग्रेडियंट भी कहते हैं स्लोप को, स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? हाँ, टेंजेंट कर देंगे। मान लो इस पॉइंट पर हमको स्लोप निकालना है, तो स्लोप को फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे कि हम एक जो है इसके रिस्पेक्ट में, एक जो है इसके रिस्पेक्ट में, इधर चला गया, चलो ठीक है। अब जो है इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो इससे टेंजेंट होते हुए चला जाए, इस पॉइंट से टेंजेंट होते हुए ये चला जाए, है ना। और फिर क्या करेंगे कि इसके पैरेलल, वर्टिकल के पैरेलल एक नीचे लाइन खींचेंगे, ठीक है, और फिर इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे ऐसे। और तब अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी पॉइंट मान लें, इस पॉइंट को सी मान लें, बात समझ में आ रहे हैं? तो स्लोप ऑफ आईसी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। ये ट्रायंगल बन गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इकोनॉमिक्स में जब कभी भी हमें स्लोप निकालना हो तो हमेशा क्या करनी चाहिए कि एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को खींच देना चाहिए 90 डिग्री के एंगल के साथ, तो इससे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है? हाँ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का हिंदी में बोलते हैं लंब, लंब बटे आधार, सीधी सी बात। ए बी बाई बी सी। क्यों सूरजमुखी? समझ बता रही है? क्या नाम है? हाँ, प्रेरणा। हम सूरजमुखी बोल दिया। ए बी बाई बी सी। कुछ बुझा नहीं रहा है, आएगा आएगा समझ। तो ए बी बाई बी सी। अब इसको कैलकुलेट करना हो y और x के टर्म में, तो क्या करेंगे? बोलिए। ए बी का दूरी कितना होगा? ए बी का डिस्टेंस अगर y में मेजर करना, क्योंकि वर्टिकल y को करेगा नहीं। देखो इसको कैसे निकालेंगे, समझा दे। इसको कौन रंग से कर दे? कोई भी रंग से कर दे।
देख यहाँ पर इसे हम यहाँ से एक सीधी लाइन को ड्रॉ नहीं बुझाता है इसमें, वाइट ऐसे कर दें। देख यहाँ से एक हम सीधी लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये हो गई। बात समझ में आ रहे हैं? मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, अगर हम यहाँ डी लेते हैं, है ना, यहाँ पे हम डी लेते हैं, ये डी। तो अब बता ए बी का वैल्यू कितना होगा? ए डी माइनस बी डी, ए डी माइनस बी डी। तो लिखेंगे ए डी माइनस बी डी। उसी तरीका से अगर इसे करते हैं तो देखिए, इसे अगर हम लोग लेकर आते हैं, ये होगा। अगर मान लेते हैं इसको हम ई मान लेते हैं, इसे हम लोग ई मान लेते हैं, तो क्या होगा? इसका वैल्यू ई मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? आपका ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी हो जाएगा। इसी में से ई बी घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? बी सी बच जाएगा। ऐसा क्यों मत कर रहे हैं, बताते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ? ई सी माइनस ई डी, ये होगा ना, ई सी माइनस ई डी हो जाएगा। अब देखिए, अगर मान लो लड़की कि यहाँ का वैल्यू ये 10 है, ठीक है, और यहाँ का वैल्यू ये जो है कहाँ गया? ये है ना वैल्यू, ये वर्टिकल है 10 है, और इतना का वैल्यू 4 है, या इतना का वैल्यू 6 है। तो इतना का वैल्यू कितना होगा? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10, कोई फिगर होगा ना ग्राफ पे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये चूंकि अंक दिया हुआ है तो निकाल लिया, लेकिन इस डिफरेंस को हम इंडिकेट करेंगे किस चीज से? डिफरेंस को डेल्टा से करेंगे, और चूंकि ये वर्टिकल है इसलिए क्या लिखेंगे? डेल्टा बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा। यानी कैसे रे? हाँ, ई डी माइनस ए बी, बड़ी देर के बाद बोली रे। ठीक, ई सी माइनस ई बी, यानी कि अब देख, अगर इतना का वैल्यू मान लो तो हो 7 है, इतना का वैल्यू 5 है, तो इतना का वैल्यू कितना होगा? बी सी का 2 हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम कैसे दिखाएंगे? इसको डेल्टा के रूप में दिखा देंगे। ये डेल्टा वाई हो गया, आइए क्या हो जाएगा? इतना डेल्टा एक्स, यानी स्लोप ऑफ आई सी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। बात समझ में आ रहे हैं? और इसी को जो है कट जाएगा, रहने दो। इसी को इतना इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ये कैसे होता है इसको कभी बतला देंगे। ये डेरिवेशन, ये माने मार्जिनल यूटिलिटी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, इस चीज़ को आपको समझा देंगे। ये डेरिवेशन का चीज़ है, तो कुछ इकोनॉमिक्स में और पार्ट पढ़ा देंगे तो ये समझाएंगे कि स्लोप ऑफ आई सी इक्वल टू रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ बोथ गुड्स। अगर यूटिलिटी टर्म में अगर हम इसको स्लोप को मेजर करें तो क्या लिखेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, और इसी को कहते हैं MRS एक्स वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई। एम से क्या लिखेंगे?
एम से हो जाएगा मार्जिनल, आर फॉर रेट और एस फॉर सब्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों लिखा गया श्रेया बोल? देखिए सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना, कि जब आप इसमें जाते हैं इस कर्व में, जब इस कर्व में आते हैं, ये हमारा IC हुआ, ठीक है। मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम माने कंज्यूमर यहाँ पर है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर है तो वो बंडल में OX क्वांटिटी X का रखे हुए है, बंडल में ही ना रखे हुए है। अच्छा, और इधर बाई माने ये बाई 1 हो गया, तो ये बंडल जो है क्या शो कर रहा है? ये बंडल में शो कर रहा है कि यूनिट्स ऑफ X कितना है OX1 और यूनिट ऑफ Y कितना है OY1। क्लियर? अब चाहता है वो क्या करता है कि वो दूसरा बंडल लेना चाहता है और इस प्रकार कॉम्बिनेशंस लेना चाहता है कि जिससे कि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में कोई अंतर नहीं हो, तो उसको उसी इंडिफरेंस के ऊपर मूव करना होगा। तो मान लो कि वो मूव कर इस पॉइंट पर आया, बी पॉइंट पर, समझ रहे हैं? तो बी पॉइंट पर आया तो एक यूनिट मान लो X बढ़ाने के लिए वो इतना यूनिट माने एक ही यूनिट आपको एक बार बाई को नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा बाई को? क्योंकि दोनों परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितना यूनिट X को छोड़ेगा उतना ही, देखिए यहाँ पर ज़्यादा गैप है ना, यहाँ पर ज़्यादा गैप है ना, यहाँ पे कम गैप है। तो मान लो एक यूनिट X के लिए वो ज़्यादा यूनिट ऑफ Y को सब्स्टिट्यूट करना चाहेगा। तो जिस रेट पर सब्स्टिट्यूट होता है, क्योंकि एडिशनल कोई भी चीज़ होता है तो मार्जिनल हो जाता है। इकोनॉमिक्स में जो भी चीज़ एडिशनल होता है, माने 14 के बाद 15 होगा, तब 15वां क्या हो जाएगा? एडिशनल हो जाएगा, है ना। 15 के बाद 18 हो गया तो 3 एडिशनल हो गया। बात समझ में आ रहे हैं? तो यहाँ पर एक यूनिट X के लिए आपका सम यूनिट्स ऑफ Y को करना, एग्जैक्ट 1 यूनिट्स नहीं करेगा। अगर करेगा तो हमेशा 1:1 होगा। उस स्थिति में दोनों तरह के कमोडिटी को क्या होना चाहिए? परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, है ना। इसका मतलब होता है कि दोनों से बराबर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, लेकिन कॉम्बिनेशन इस प्रकार बनता है कि उस बंडल से उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब मान लो फर्दर कंज्यूमर जो है एक यूनिट और X का बढ़ाना चाहता है, तो अब देख बाई का अब पहले की तुलना में कम छोड़ना चाहेगा, तो लगातार इसका रेट क्या होता है? बदलता रहता है। यूनिफॉर्म रेट नहीं है। यूनिफॉर्म कब होता है? यूनिफॉर्म मतलब एक ही रेट पर हमेशा बदलता। तो जब स्ट्रेट लाइन होगा तो यूनिफॉर्म रेट होगा, लेकिन अलग अलग कॉम्बिनेशंस पे अलग अलग उसका रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस है। तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस निकालने का फार्मूला क्या है? माने रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ कमोडिटीज, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y। इसलिए आपको आगे जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। MUX डिवाइडेड MUY, ये क्या इंडिकेट करता है? स्लोप ऑफ IC कहता है, और इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं? MRSXY, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X फॉर Y। आ गई नींद? आ जाएगी नींद, थोड़ा सा रुको। तो ये जो है चीजें इसमें स्लोप तक रखकर छोड़ देते हैं, है ना। उसमें 4 ही चीज सीखनी है, क्योंकि हिग्स जो है कंज्यूमर्स की जो इक्विलिब्रियम करता है, उसने 2 बातों को लेके गया, एक इंडिफरेंस कर्व और दूसरा बजट कंस्ट्रेंट। उन दोनों की मदद से वो कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम करता है, यानी कि यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। समझ में आ रहे हैं? तो इसमें हम लोग को समझना था क्या कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, किसने दिया, किस तरह का अप्रोच है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और इसका स्लोप कैसे होता है।
इस स्लोप निकालने के लिए सिखलाएंगे, किसी दिन मूड रहा तो सिखला देंगे कैसे निकाला जाता है, क्योंकि dy बटा dx है, डेरिवेशन है, y को किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, और ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है। कुछ समझ में बात आ रहा है पार्शियल डेरिवेटिव्स? नहीं, देख यहां पर यूटिलिटी जो है ये डिपेंड करता है किस पे, x और y दोनों पर डिपेंड करता है। यूटिलिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, x और y दोनों पर। मार्शल में केवल किस पर था, एक कमोडिटी पर। तो अब जो होता है कि u को x के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेट करेंगे और फिर u को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, और तब फिर उन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो डेल्टा y बाई डेल्टा x हो जाएगा, dy बटा dx हो जाएगा, और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो टेक्निकल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी में। तो कहीं मौका रहेगा तो सिखला देंगे, जिनका डेरिवेटिव्स किया उनको समझ में आएगा, जिनको नहीं किया वो ऐसे करके दिखते रह जाएंगे, है ना। बोल क्या कुछ कहना है? हाँ, तो डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ, क्योंकि कोई भी चीज डाउनवर्ड होगा तो इसीलिए तो लिखा जाता है कि नेगेटिवली स्लोप्ड, ऐसी कर्व गोज डाउनवर्ड। तो जो भी चीज डाउनवर्ड होगा वो नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, और जो भी अपवर्ड होगा वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। तो इसलिए इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन यहां माइनस नहीं लिखेंगे, समझ रही है, यहां माइनस नहीं लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी में। अब आओ इसके बाद एक चीज और समझा दें। तो पहली चीज जो है इंडिफरेंस कर्व से इतनी बातें समझनी थी, और समझ में आ रहे हैं, ये मूल बातें हिक्सियन थ्योरी में है। इसके आधार पर फिर जैसे जैसे जो बातें आएगी उसमें आपको समझाते जाएंगे। परिचय तो हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया ना इसी का, आपका नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम, नहीं वीडियो की जरूरत नहीं, मैं हूं, यस, है ना। कौन फिल्म में कहता था मैं तो अभी जिंदा हूं, बताओ बताओ महासभा किसमें देखना चाहिए, मूवी से मूड बदलता है। वेलकम में था, वेलकम फिल्म देखी है, कौन था, कौन बोलता था, फिरोज खान था, वो बड़का पूरा टकला था, अनिल कपूर वो तो था ही, क्या नाम है उसका, अरे सब 4-10 हो गया तुम्हारा अनिल कपूर के चक्कर में। आगे देखो, अब जो है एक कहलाता है, एक चीज सीखोगे तुम, मिस्टर मिश्रा हंसते रहो, हम जब तक लिखें जब तक हंसते रहो। बजट लाइन, एक कंसेप्ट सीखोगे, बजट लाइन, है ना, ये फ्रेश कंसेप्ट है, यहां से समझोगे। जो छूट गया है कोई दिक्कत नहीं है, उसको देख लेना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। यस, बोलिए बोलिए। वो उसको किया जाता है, ये इसी में आएगा, बजट में आएगा, वो वहां नहीं, बजट में आएगा। क्या है बोलिए, यू डैश 1 x1 लैम्डा p1, हाँ नहीं नहीं, लैम्डा एक कांस्टेंट है, ये इसको ये जो है आपका, इसको बोलते हैं लॉरेंज मल्टीप्लायर। लैम्डा जो है ये लॉरेंज मल्टीप्लायर है। ये लैम्डा कहाँ से आया, आप देखिएगा उसमें पढ़िएगा, उसको लिखता, ये वन डैश का मतलब क्या समझी, फर्स्ट डेरिवेशन, हाँ एक्स के रिस्पेक्ट में, हाँ 2, हाँ 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 हाँ,
हाँ, तो इसको जब कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तब उस इक्वेशन पर काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वो क्या है, इक्विलिब्रियम के लिए। हाँ, वो जो लैम्डा जो लाता है ना, इक्विलिब्रियम के लिए लाता है। आप इसको पढ़िएगा, लैम्डा जो है वहाँ लिखा जाएगा वेयर लैम्डा इज ए लॉरेंज। लॉरेंज का स्पेलिंग जो है ये लिखा जाता है, लॉरेंज को हम लोग बोलते हैं लेकिन लैंग्रेज लिखा जाता है। लॉरेंज, ये देखिएगा स्पेलिंग लैंग्रेज। कोई LARENZ भी लिख देता है लॉरेंज, कोई LARENZ भी था लॉरेंज, कहीं कहीं ऐसे भी देखा लिखिएगा। कौन सा स्पेलिंग लिखा है, लॉरेंज कुछ लिखा है? नहीं ध्यान दी है, देखना लॉरेंज। हाँ 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 हाँ, जैसे अगर मान लो, अगर ये तो फंक्शन था ना कि u इज ए, अगर हम सिंगल फंक्शन लेते हैं इज ए फंक्शन ऑफ x, तो mu इक्वल टू होगा आपका या डेल्टा u बाई डेल्टा x। इसी को इकोनॉमिक्स में डेल्टा u बाई डेल्टा x लिखते हैं, समझ रहे हैं। अब इसको अगर निकालना हो कि मान लो u इक्वल टू दिया हुआ है 5x3, तो कहेगा इसका मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो जाएगा, तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा 15x²। लेकिन अगर आपके पास रहता कि यूटिलिटी जो है वो आपका फंक्शन है xy का, इसी को लिखा रहेगा uxy, ऐसे यूटिलिटी फंक्शन में किताबों में uxy है ना, मतलब u इज ए फंक्शन ऑफ, यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो अब जब इसको डेरिवेट करेंगे तो एक बार डेरिवेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और एक बार डेरिवेट करेंगे इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। और एक बार किसको रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। लेकिन जब डेरिवेट करेंगे तो उसका एक रूल है, डेरिवेट करेंगे तो उसका एक रूल है, इसको बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स, इसको बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स से जो है ये दोनों वैल्यू आएगा, और तब क्या होगा कि ये आपका रिजल्ट फाइनली आ जाएगा कि dy बटा डी, जैसे कि यहाँ लिखेंगे du बटा dx डिवाइडेड du बटा dy इक्वल टू, ये निकलेगा आपको वही से स्लोप से, यहाँ इसका रिस्पेक्ट में क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, और ये हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। और जब इसको उलटेंगे तो देखिए ये कट जाता है अगर, तो dy ऊपर चला जाएगा, dy बटा dx होता है। तो इसको हम फिर से डेरिवेट कभी करेंगे, थोड़ा सा और इसमें अंदर घुस जाए तो डेरिवेट कर देंगे, ताकि कुछ इन लोग को भी समझ में आ जाए। क्यों मिस्टर मिश्रा, गाना वाना गा। बजट लाइन, बजट लाइन को एक और नाम से जानते हैं, कोई नाम नहीं है, वो है बजट कंस्ट्रेंट। क्या, कंस्ट्रेंट। जो बात करना उसको नोट करते जाना, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ती हो तो कहीं से, और उसको एक समूह बनाए रखना, कभी भी रहेगा तो हम उसको डिटेल्स कर देंगे, है ना, इस पर न्यूमेरिकल्स कर देंगे। बजट लाइन को बजट कंस्ट्रेंट भी कहते हैं, और इसको प्राइस लाइन भी कहते हैं, बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहते हैं। तो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बाउंड्री, है ना, सीमा, लिमिट, समझ रहे हैं। कंस्ट्रेंट मतलब किसी चीज की सीमा, किसी चीज की लिमिट, किसी चीज की बाउंड्री, समझा रहे हैं। बजट कंस्ट्रेंट दैट मीन्स द लिमिटेशन ऑफ योर इनकम, है ना, योर एक्सपेंडिचर दैट डिपेंड्स अपॉन योर इनकम। बजट दैट मीन्स द स्टेटमेंट ऑफ
इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कोई कहेगा ना व्हाट इज बजट, है ना, कि व्हाट इज बजट, हाउ विल यू डिफाइन इट, बजट क्या है? दैट इज ए सिंपल स्टेटमेंट, दैट इज अ स्टेटमेंट, दैट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब रहता है, कहाँ कहाँ से इनकम होगा, कहाँ कहाँ से खर्च होगा, कहाँ कहाँ खर्च होगा। तो बजट क्या है? आपका इनकम और एक्सपेंडिचर का एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, ड्राफ्ट है, स्टेटमेंट है। क्यों चश्मा? गुड, चश्मा जो उधार दे देना हमको। तो अब यहां पर बात आती है कि इस बात को यहां पर क्यों लिया गया। तो हम लोग इंडिफरेंस कर्व में हम लोगों ने देखा, इंडिफरेंस कर्व में कि इंडिफरेंस कर्व केवल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बताता है। हायर जाओ, जितना चलते जाओ चलते जाओ, सेटिस्फैक्शन हायर जैसे सेटिस्फैक्शन पर जाएगा आपको हायर इंडिफरेंस कर्व पर चलते जाइए। लेकिन एक लिमिट तो होनी चाहिए ना, कि आप कहां तक बढ़ना चाहेंगे, जहां तक आपका पॉकेट अलाउ करेगा। अपनी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन किसके आधार पर चेक करना चाहेंगे? आपका कंस्टेंट हो गया ना, कि आपके पॉकेट में 100 रुपया है, तो 100 रुपया के अंदर ही ना अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बोल प्रेरणा कोचर, ये क्या होता है? हाँ, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझती हो नफीस? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझते हो मिस्टर रुपेश? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन, कंज्यूमर्स सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन, है ना, यही है ना कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स कहां पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करेगा? तो ये डिपेंड किस चीज पर करता है, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और साथ ही साथ उसका लेवल ऑफ इनकम, है ना। जितना उसका इनकम लेवल होगा उसके अनुसार उसका सेटिस्फैक्शन लेवल होगा। अगर आप 5000 का है तो आप 5000 को एक्सपेंडिचर करके सेटिस्फैक्शन लेना चाहेंगे, है ना। किसी का 50,000 होगा, कटरीना कैफ का 50,000 होगा, 5 लाख होगा, 5 करोड़ होगा, तो शादी ब्याह के लिए उतना बड़ा तमाशा करेगा। हमारे आपके पास 5,000 होगा तो मंदिर में दौड़ के चले जाएंगे, वहीं माला डाल देंगे, वो माला डाल देगा, हो गया, चल घर हो गया, काम सब जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बजट कंस्ट्रेंट क्या बताता है, दैट इज द बाउंड्री, एक्सपेंडिचर बाउंड्री, है ना, ऑफ अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर का क्या है, क्या है बजट कांस्टेंट? एक कंज्यूमर का थ्रेशोल्ड है, लिमिटेशन है, कि उससे बियॉन्ड वो जाके एक्सपेंडिचर नहीं कर सकेगा, है ना। बात समझ में आ रहे हैं? अब इसका मीनिंग समझ। बजट लाइन कंस्ट्रक्ट करते समय 3 बातें गिवन होती है। बजट व्हेन वी आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट अ बजट लाइन, 3 वेरिएबल्स या 3 फैक्टर्स आर गिवन। कौन कौन सा चीज गिवन होता है? तो जब भी हम बजट लाइन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये सब एमसीक्यू में पूछेगा और समझ भी ले। तो एक चीज क्या दिया रहता है गिवन, इनकम। किसका इनकम? कंज्यूमर्स इनकम। यहां से समझना प्रेरणा, यानी सीधे ये समझ लो कि बीएल सीख रहे हैं हम लोग। क्या सीख रहे हैं? बीएल मतलब ध्यान कहीं और है, माले से करना रही। बजट लाइन यानी कंज्यूमर्स इनकम दिया हुआ है, और दूसरा चीज दिया रहेगा, दूसरी चीज प्राइस ऑफ गुड एक्स, और दूसरा दिया रहेगा प्राइस ऑफ गुड बाई। ये 3 ऑलवेज गिवन होगा।
when you are constructing, है ना, a budget line, 3 factors are given: your income and prices of the product in the market. क्योंकि मार्केट में तो प्राइस दिया रहता है कि 10 रुपया है, 12 रुपया है, 7 रुपया है, 9 रुपया है, और पॉकेट में पैसा लेकर आप जाते हैं खरीदारी करने। तो जो आपके पॉकेट में पैसा है वो आपका क्या हो गया? वो आप नहीं, वो हाँ इनकम हुआ, और वही आपका कंस्टेंट हुआ कि उससे ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते। तो अब जो है एक्स और वाई की कितनी कौन सी क्वांटिटी आप खरीदेंगे जिससे कि आपको सेटिस्फैक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। आइए इस पर एक न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में हम देखते हैं कि मान लेते हैं आपके पास इनकम है ना 100 रुपया है, आपका इनकम 100 रुपया है। क्लियर? और अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और कर दें तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इनकम को हम लोग एम से डिफाइन करते हैं, इनकम को एम से डिफाइन करते हैं, गुड एक्स को पी एक्स से करते हैं, गुड को पी एक्स से करते हैं, अब प्राइस ऑफ गुड बाई को पी बाई। इतना तो बात समझ में आ गई। अब ये सिंबल समझ में आ गया। ये पूछ रहे थे पी एक्स के संदर्भ में, तो पी एक्स कहाँ से आ गया? पी एक्स को क्या पढ़ेंगे मिश्रा? पी एक्स को क्या पढ़ेंगे? हाँ हम जाने पापा पढ़ेगा। अब पी वाई को क्या पढ़ेगी रे प्रेरणा कोचर? गुड, आवाज निकली। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि अब इनकम के जगह पे क्या हुआ? इनकम के जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं? एम लिख देते हैं। सिंबल आ गया है ना? एम मतलब कंज्यूमर्स इनकम। कहीं कहीं इनकम के लिए वाई भी लिखता है, लेकिन आपको माइक्रो में एम मिलेगा। नेशनल इनकम को वाई से लिखा जाता है ना? वाई से क्यों लिखा जाता कभी बताएंगे। हर चीज कोई ना कोई कारण से उसका सिंबलाइज किया गया। पी एक्स मान लो तुम्हारे पास 10 है, और पी वाई मान लो तुम्हारे पास 5 है। ऐसा रुपया पैसा है ना? सब रुपया पैसा है। रुपया 5, रुपया 10, टोटल रुपया 100। क्लियर? अब बाजार आप गए 100 रुपया लेकर, और आपको खर्च करना है किस पर? 2 कमोडिटी पे, एक्स एंड वाई। बात समझ में आ रहे हैं? तो अब आओ यहाँ पे अगर हम कॉम्बिनेशन बनाना चाहें एक्स वाई और एम, ठीक है, इसका प्राइस कितना है? पी एक्स इक्वल टू 10 और पी वाई इक्वल टू 5, है ना? अब यहां से हम एक टेबल बनाते हैं। तो एक्स वाई क्वांटिटी है, एक्स क्वांटिटी है और वाई भी क्वांटिटी है, यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी है। अब अगर मान लो महासभा मिस्टर मिश्रा, गुड, कि अगर 100 रुपये आपके पास है, 100 रुपये आपके पास है और आप खर्च करना चाहती हैं टोटल का टोटल पैसा एक्स कमोडिटी पे, तो टोटल कितना कमोडिटी खरीद सकती है? 10 खरीद सकती है। यानी आपका पहला ग्रुप बना सकती हैं कि अगर ये 10 लेती हैं तो ये कितना होगा? 0 हो जाएगा। आवाज समझ में? तो टोटल खर्च कितना हो गया? 100। देख ये यहाँ पर क्वांटिटी है, याद रखना, और ये रुपया पैसा है। बात समझ में आ रही है? 10 को 10 से गुना किया 100 हो गया। अच्छा, दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओ। अगर इसको 8 लेते हैं, 9 भी ले सकती हो, तो ये कितना लोगी? क्योंकि 8 को लेगी तो टोटल खर्चा कितना हो गया?
80 बच गया 20 रुपया, तो 20 बच गया, तो 20 रुपया। तो 20 रुपया में आपका बाई का कितना क्वांटिटी हो जाएगा? तो 20/5 यानी टोटल क्वांटिटी कितना? नहीं समझ बात आई? गुड, मैं कहा ना। अरे पागल, ये 10 का मतलब समझ रही है? कितना क्वांटिटी लिया? 10 क्वांटिटी लिया। किसका? एक्स का। एक्स का रेट कितना था? 10 रुपया। तो टोटल कितना खर्च हो गया? 100 रुपया। अब अगर तुम 8 क्वांटिटी लेती है 10 रुपया पर, तो टोटल खर्च कितना? 80 रुपया खर्च हो गया। तो बाकी तुम्हारे पॉकेट में कितना बचा? 20। तो 20 रुपया में अधिक से अधिक बाई कितना खरीद सकती है? 5 रुपया में एक है, तो 20 रुपया में कितना? नहीं समझी? अच्छा, तीसरी बार तुम ही बताना। 4। फिर 100 रुपया का 100 रुपया, क्योंकि अपने बजट तो उतना ही है। अब बता तुम मिस्टर महासभा, नहीं मिसेज नफीस, ये अगर हम 4 लेते हैं तो ये कितना लेंगे? ये हंसेगा, मारेंगे बस, गलती हमसे नहीं होती, हम तो कितना गलती करते हैं। तो 4 लेगी रे, तो कितना खर्च हो गया? अरे 4 किस रेट पर ली? 10 रुपया पर। तो टोटल कितना खर्चा हो गया? 40 रुपया। बचा कितने तुम्हारे पास? 60 रुपया। 60 रुपया में बाई का कितना सामान खरीदेगी? तो एक सामान का कीमत कितना? 5। इसलिए 60 रुपया में कितना सामान हो जाएगा? ये ना होगा रे, ऐसे ना निकालेंगे, नहीं समझी? अच्छा, ये 12 हो जाएगा। तब भी 100 रुपया का 100 रुपया खर्च। अगर तुम चाहती है कि हम एक्स खरीदें ही नहीं, तो अब बता कितना लेगी? अगर एक्स हम 0 लेना चाहते हैं तो बाई कितना लोगी? कितना है एक का कीमत? बाई का कीमत कितना है? 5। और टोटल रुपया कितना है? 100। एक्स पर 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रहे हैं, तो बाई का कितना सामान खरीद पाएगी? 5 रुपया में 1, तो 100 रुपया में कितना? कैसे 20 होगा? 4 ले लेगी, बाकी पैसा बचा के घर ले आएगी। अरे 4 कैसे होगा? अरे पागल, एक पेन का कीमत 5 रुपया, तुम्हारे पॉकेट में है 100 रुपया, तो तुमको कितना पेन मिलेगा? 100 रुपया देगी उसको तो हाँ 20 पेन मिल जाएगा ना। अगर मान लिया तुम्हारे इस पेन का कीमत 5 रुपया है और तुम्हारे पास 40 रुपया बचा हुआ है, तो कितना पेन खरीद पाएगी? 8 पेन खरीद पाएगी। यही तो कहानी है इसमें, कि इसमें 10 आपके पास 100 रुपया है, आपने कुछ सामान एक्स का खरीदा 10, तो पैसा तो टोटल 100 रुपया खर्चा हो गया। लेकिन जब इसका खरीदा तुमने 8, तो कितना खर्चा हो गया? क्या कि 10 रुपये के हिसाब से था, तो टोटल खर्च कितना हो गया? 10 रुपया का एक पेन, तो 8 पेन में कितना खर्चा हो गया? 80 रुपया। था तुम्हारे पास कितना? 100 रुपया। बाकी कितना बच गया? 20 रुपया। 20 रुपया खर्च करना है वाई पर, और वाई का एक का कीमत कितना? 5 रुपया। तो 20 रुपया में 5 रुपये के हिसाब से कितना वस्तु तुमको मिलेगा? 4 ना मिलेगा। और समझ में आ रहे हैं? अच्छा ये बताओ कि अगर 7 खरीदती है, एक्स का क्वांटिटी कितना खरीदती है? 7, ठीक है? तो 7 खरीदेगी तो कितना रुपया खर्चा हो गया? हाँ, किसको खरीद रही है? एक्स को। एक्स का कीमत कितना? 10 रुपया। तो 7 वस्तु में कितना खर्चा? 70 रुपया। बचा कितना? 30 रुपया। 30 रुपया किस पर खर्च करना है? बाई पर। बाई का कीमत कितना? 5 रुपया। बचा तुम्हारे पास कितना? 30 रुपया। तो 30 रुपया में कितना वस्तु खरीदेगी? हाँ बोलो बोले दे। हाँ 6। बस समझ में आ गई। यही चीज़ तो बना रहा है टेबल में।
बात समझ में आ रहा है ना कैसे टेबल बन रहा है। तो अब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें अब देख तुम एक भी एक्स नहीं खरीद रही है, तो टोटल के टोटल 100 रुपया बचा हुआ है। उस 100 रुपया को टोटल वाई पर खर्च करना चाहेगी तो कितना हो जाएगा, 5 रुपया में एक है तो 100 रुपया में कितना, हाँ कैलकुलेट कर कागज में, 5 रुपया में एक तो 100 रुपया में कितना, हाँ 20, ये भी 100 रुपया हो गया। बस इसी से डिफिनेशन निकल गया बजट लाइन का, इसी से बजट लाइन का डिफिनेशन निकल गया। क्या डिफिनेशन निकल गया कि बजट लाइन इज द लोकस, बजट लाइन में लोकस है, क्या कि देख अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन है एक्स और वाई के, तो बजट लाइन इज द लोकस ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस। इसको ऐसे प्लॉटिंग करते हैं, एक चीज बन गया ना, बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है। अच्छा अब इसमें हम इसको इस ढंग से बना दें यहीं पर, तो समझा देते हैं, ये यहां से था ना, जवाब दोगी तो अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हंसेगा नहीं भाई, गलतियां हमसे भी काफ़ी होती रहती है, सीखे होगे ना सब, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई किसी कारण से उसका नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरे की मदद से ही सीखेंगे। अब बताओ ये चीज़ें हैं हमारे पास, मिट गई है ना, ये चीज़ें हैं, ये हमारा कर्व बन, ये हमारा बॉक्स बन गया, ये हमारा बॉक्स बन गया। अच्छा अब अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हैं, तो क्या होगा, ये ग्राफ हो गया, एक्सिस, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर गुड एक्स लिख देंगे, नीचे गुड एक्स लिखेंगे, है ना नफीस, पूछते रहना, काहे कि समझते चलोगी ना तो अच्छा लगेगा, और लगेगा कि यस देख पढ़े हुए व्यक्ति को पढ़ाना आसान होता है, जिसको उस विषय पर सब्जेक्ट पर ज्ञान नहीं है उसको माइंड में डालना ही कह सकते हैं कि यस इसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट है। अदरवाइज ठीक हम कहानी बोल दिया सब हो गई बातें, क्यों मिस्टर गधा, ये क्यों हंसी। अब जो है देख, अगर हम यहां से ग्राफ बनाते हैं, है ना, एक नॉर्मल सी चीज, ताकि समझाने में आसान हो जाए, ऐसे तो सीधे हम एक्सेल खोलेंगे उस पर बना दें, इसमें एक्सेल है, एक्सेल चलाना आता है, एक्सेल में इसको बना के दिखाना, और क्या क्या चलाने आता है, टैली, देख इस तरह से ग्राफ बन गया, ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं, ये मैक्सिमम 10 तक जा रहा है, तो ऐसा करते हैं इसको 2 4 6 8 10 हो गई, और ये 20 तक जा रहा है, तो ऐसा करते हैं 4 महासभा देखना रे, 4 8 12 16 और 20 24, एक ज़्यादा लिख लेना चाहिए 12, ये हो गई बातें। अब देखिए जब x 10 है तो y क्या है 0, तो x जब ये 10 है तो y 0, यानी कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, है ना, यहाँ पर बनेगा, क्योंकि x का वैल्यू तो 10 है, तो x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू ये 0 हो गया। अब जब x 8 है तो y कितना है 4, तो यानी कि अब ये यहाँ पर बनेगा, ये हो जाएगा ना,
कोई दिक्कत नहीं। जब ये 4 है तो वो x 4 है, यानी x 4 है तो ये कितना है 12 है। यहां पर बनेगा ग्राफिकल ऐसे ही ना होगा, प्लॉटिंग, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब x 0 है यानी x 0 है यहां, तो y कितना है 20 है, तो यानी कि ये बनेगा यहां पर प्लॉटिंग। ये बातें हो गई। अब यहां से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ये मिल गया। तो ये जो बन गया इसी को क्या बोल दिया, बजट लाइन। आई बात समझ में, बात समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि ये बजट लाइन ही बजट कांस्टेंट हो गया। क्यों कि इसके बियॉन्ड कोई भी कॉम्बिनेशंस को वो नहीं परचेज कर पाएगा, क्योंकि इसके बजट से बाहर चला गया। बात समझ, बाउंड्री अब समझ में आ गया ना कि क्यों उसको कांस्टेंट को बाउंड्री भी कहते हैं, कि उसकी इनकम लेवल में वो इसी के अंदर कुछ क्वांटिटी ऑफ एक्स या कुछ क्वांटिटी ऑफ वाई या उसके अदर कॉम्बिनेशंस को वो परचेज कर सकेगा। अंदर वाला भी खरीद सकता है ना। लेकिन जब हम इस थ्योरी को डेवलप करते हैं तो इसमें न बियॉन्ड जाएंगे न इनसाइड जाएंगे, बल्कि ऑन द लाइन रहेंगे। बात समझ में आ रहे हैं, बल्कि कहाँ रहेंगे, ऑन द लाइन रहेंगे। यानी जितने भी तरह के कॉम्बिनेशंस होंगे इस पर वो फॉल कर सकते हैं। इसे से तुम निकाल सकती है। अब जब देख, अगर x का वैल्यू 2 रहेगा तो y का वैल्यू कितना होगा। देख, अगर मान लिया 2 का तो नहीं बनाए थे, अब अगर मान लो कुछ देर के लिए है ना, इसमें कौन सा कलर ले लें, ये वाला ले लेते हैं। अब देख, अब जैसे मान लो कि x का वैल्यू 2 है, तो अब इसको देख, ये बढ़ाएंगे तो अपने आप मिल गया यहाँ पर 16। तो देख ये 2 का है तो x का कीमत कितना है 10 रुपया, तो 2 को खरीदेगा तो कितना हो जाएगा 20 रुपया। कितना बच गया 80 रुपया। तो 80 रुपया में y का कितना हो जाएगा, चूंकि एक का कीमत है 5 रुपया, तो 80 रुपया में कितना टोटल क्वांटिटी खरीद पाओगी, 16 वस्तु खरीद लेगी। तो एक कर्व से भी मिल गया। बात समझ में आ गए। तो इस प्रकार अब इसकी डिफिनेशंस अगर लिखना हो, डिफिनेशन लिखना हो किसका, बजट लाइन का, तो अब बजट लाइन का डिफिनेशन लिखोगे तो मैं यहाँ लिखता हूँ और साथ साथ देखिएगा कि क्या उसका डिफिनेशंस को इस ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या डिफाइन करेंगे कि बजट लाइन, बीएल से पढ़ लोगे, बीएल फॉर बजट लाइन, बीसी नहीं लिखता है, बीएल ही लिखता है, नहीं तो बजट कंस्टेंट लिखेगा या प्राइस लाइन। तो अभी 2 ही नाम जानते हैं, बजट लाइन और बजट कंस्टेंट। बीएल इज, ये भी देख, ये भी क्या है, अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है ना। तो ये भी लोकस हो गया, लोकस वर्ड का यूज किए थे, है ना। तो ये भी क्या कह सकते हैं कि बजट लाइन इज द लोकस। किसका लोकस है, ऑफ वेरियस या हाँ डिफरेंट या वेरियस, अलग अलग कॉम्बिनेशन है ना, 2 और 16 का है, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो गया तो डिफरेंट। देख वही चीज है जो आईसी में लिखा हुआ था, एक ही फार्मूला पढ़ दोनों जगह याद आ जाएगा, एक ही डिफिनेशन पढ़ दोनों जगह काम आ जाएगा। तो बजट लाइन इज द लोकस ऑफ डिफरेंट या वेरियस combinations of 2 goods that, इसमें चूंकि यूटिलिटी का कंसेप्ट नहीं है, इसमें अफोर्ड कर सकता है ना, मैंने वो खरीदने की कैपेसिटी रखता है, 100 रुपया में ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को खरीदने की कैपेसिटी रखता है। दैट ए कंज्यूमर कैन बाई या परचेज, मैंने वो तमाम कॉम्बिनेशंस को वो
परचेज कर सकता है ना। उसमें था यूटिलिटी था, दैट गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। लेकिन इसमें क्या है कि इस वेरियस कॉम्बिनेशंस को वो अफोर्ड कर सकता है, यानी परचेज कर सकता है। आ रही बात समझ में? यानी दैट अ कंज्यूमर कैन बाई, है ना, एट गिवन इनकम लेवल, माने हिज और हर इनकम लेवल। किसका इनकम लेवल? कंज्यूमर का इनकम लेवल एंड द प्राइसेस, प्राइस के पहले द लगना चाहिए, एंड द प्राइस भी लिख सकते हैं या प्राइसेस लिखेंगे, प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, या गुड्स भी लिख सकते हो। यहां कमोडिटी की जगह पर क्या लिखोगे? दो अलग अलग कमोडिटीज है, एक्स एंड वाई। दैट इज योर डिफिनेशन, वेरी सिंपल। बात समझ में आ गई ना कि बजट लाइन इज द लोकस या ज्वाइनिंग लाइन। लोकस का दूसरा वर्ड है ज्वाइनिंग लाइन, ठीक है ना। अब किसको ज्वाइन करता है? डिफरेंट बंडल्स को, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को। किस चीज का कॉम्बिनेशन है? गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। और उससे क्या पता चलता है कि कंज्यूमर अपने इनकम लेवल से वो कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है। वो दोनों कमोडिटी, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये किसी भी जो है, ये किसी भी कॉम्बिनेशंस को वो अफोर्ड कर सकता है। चाहे वो कॉम्बिनेशन 1 ले, चाहे वो कॉम्बिनेशन 2 ले, चाहे कॉम्बिनेशन 3rd कॉम्बिनेशन ले या 4th कॉम्बिनेशन ले, यानी वेरियस कॉम्बिनेशंस को वो परचेज कर सकता है। अगर एक लेगा, अगर मान लो कि यहाँ पर देख, अगर एक लेता है, एक क्वांटिटी एक्स का लेगा, तो देख बाय का क्वांटिटी उसका 18 हो जाएगा, 18 × 5 = 90, और एक का 10 100 हो गया। तो अगर आपका सही सही कर्व बना होगा तो आप ग्राफिकली जो है इन चीजों को फाइंड आउट भी ग्राफ से कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब बजट लाइन का डिजाइन से क्या पता चला कि दोनों एक्सिस को टच करता है ना, इंडिफरेंस कर्व नहीं करता है। दूसरी चीज क्या सीखे कि ये जो है स्ट्रेट लाइन है, ये कहीं पर भी मुड़ा हुआ नहीं है। बजट लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन है। डिजाइन भी समझ में आ रही है ना? इस फोटो से ही कई बातें समझ में आ जाएगी, छवि से। क्यों मिश्रा? सोच के बोलना यस सर, तो बोलने के लिए कुछ बोल देंगे तो फिर नो सर बोल देगा बाद में। क्यों प्रेरणा को सर? हम भी बाल जरूर कोई ना कोई दिन ऐसे लटका के आएंगे, देख लेना। तो बात समझ में आ गई डिफिनेशन कि बजट लाइन इज द लोकस ऑफ various combinations of two goods that a consumer can afford at his given income, a given income level and prices of the products या commodities या goods। क्लियर हो गई बातें? कोई दिक्कत नहीं। आओ इसके आगे कुछ सीखते हैं। इसके बाद यहां पर सीख सकते हैं, अब अलग पन्ना में बनाते हैं। ये कहाँ से आ गया? क्या कि उड़ जाएगा तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी। कोई बात नहीं, परेशानी होगी तो होगी, क्यों ना फीस उस देती है। अब देख यहाँ पर आगे सीखते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब बजट लाइन का स्लोप सीखते हैं। स्लोप से पहले एक चीज और सिखा दें। अच्छा चल पहले ही सिखा देते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। बड़ी खुश है, कहाँ की याद आ गई? नहीं, मौसम अच्छा है, घूमने टहलने का है। ऐसा हंस रहा है जैसे लग रहा है कि माने कोई इंतजार कर रहे हैं। नहीं, अरे 4 हो गया, बड़ा अच्छा नंबर आ गया, 4.44। देख
चार्ज नहीं हुआ मिश्रा तो तुम समझना, घर पहुंच जाएगा चार्ज कराने के लिए। देखो लड़कियां, लड़के भी, ये जब हम लोग ड्रा करते हैं, ये ड्रा करते हैं, क्लियर, यहाँ पर क्या लिखेंगे OX, यहाँ क्या लिखेंगे OY, क्लियर, और एक लाइन को ऐसे ड्रा कर देते हैं और इसको A और इसको B लिखते हैं। तो हमारा AB क्या है, एक बजट कांस्टेंट है, बस समझ में आ रहे हैं, बजट कांस्टेंट है। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो है क्वांटिटी कितना था, मैक्सिमम इसका 10, यही था ना, मैक्सिमम 10 क्वांटिटी ना खरीद सकते हैं, 10 रुपया का एक था तो, और ये कितना मैक्सिमम था, 20 क्वांटिटी खरीद सकते हैं। बात समझ में आ रहे हैं। तो हम 10 को कैसे फाइंड आउट किए, हम लोग 10 को कैसे फाइंड आउट किए, हम लोग फाइंड आउट किया 100/10। इसको कैसे फाइंड आउट किए, 100/5। नहीं समझ में बात आई, बड़ी मुस्कुराई कस के कि इसको 100/10 टोटल क्वांटिटी मिल गया, मैक्सिमम क्वांटिटी कितना खरीद सकते हैं, और इसका जो है वो प्राइस से डिवाइड कर देंगे। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ 100 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 100 क्या है, इनकम है ना, और 10 क्या है, यस, यानी आगे आने वाला समय में हम लोग 10 नहीं लिखेंगे, इस पॉइंट को जहां मीटिंग पॉइंट है वहां क्या लिखेंगे, नहीं, यहां लिखेंगे M/PX। आगे तो अलजेब्रा में ना लिखेंगे, ये तो चूंकि समझाने के लिए नंबर लिया गया ना, डायरेक्ट यहाँ M/PX लिखते तो नहीं बुझाता ना कि कहां से आया। ऐसे तो लगता है कि भाई M/PX क्या होगा, नहीं होगा, हम तो सीधे अलजेब्रा लिख देते, लेकिन नंबर से समझ में आ गया कि M/PX क्यों लिखा गया। अच्छा, तो यहाँ इस पॉइंट पर कितना लिखेंगे, आपका इनकम कितना था, यह ना 100 रुपया इनकम है ना, इनकम 1000 रुपया भी हो सकता है, लेकिन अगर हम अलजेब्रा में लिखेंगे तो M कोई वैल्यू ले लेगा, रिजल्ट वही आएगा कि ये जो फाइनल मीट करेगा इसको किससे भागा दे देंगे, PY। मैं समझी, समझ गई। अच्छा, अब स्लोप ऑफ BL निकालते हैं, स्लोप ऑफ BL निकालते हैं। तो ये देख राइट एंगल ट्रायंगल है, ये AOB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका स्लोप जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लंबर परपेंडिकुलर बाय बेस, OA/OB लिखेंगे। तो स्लोप, हमेशा स्लोप को कैसे लिखते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास, OA है परपेंडिकुलर, अब बेस कितना है, OB है ना, और OA का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, है ना, OA का वैल्यू है ना, टोटल इतना से लेकर इतना तक का दूरी ओवर M/PY है, बोलो बोलो, अरे यहाँ पर 20 लिख सकते हैं ना, OA का वैल्यू 20, अब 20 को हम कितना लिख सकते हैं, M/PY, M/PY। उसी तरीका से OB का डिस्टेंस कितना लिखेंगे, M/PX, यानी क्या होगा, M/PY इंटू PX/M, M अवयव कैंसिल, इसलिए स्लोप ऑफ बजट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, PX/PY। ये किसका हो गया, स्लोप ऑफ बजट लाइन का।
आई बात समझ में कैसे हुआ? कहीं पर भी लिखा रहेगा तो स्लोप ऑफ बजट लाइन तो क्या लिखेंगे? पी एक्स बाई पी वाई, यानी रेशियो ऑफ द बोथ प्राइसेस। और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ कमोडिटीज, एम यू एक्स बटा एम यू वाई, एम यू एक्स बटा एम यू वाई। ये किसका हो गया? इंडिफरेंस कर्व का। अब बजट लाइन का पी एक्स बाई पी वाई है ना, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ गुड वाई। और समझ में आ गए? ये क्वेश्चन पूछता है कि विच वन रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ बजट लाइन, या ग्रेडियंट, ग्रेडियंट भी लिखेगा। ग्रेडियंट का स्पेलिंग क्या होगा श्रेया? ENT ना, ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं। एक और शायद आता है स्लेंट या क्या तो टर्म है। अच्छा खैर को ये समझ में बात आ गया इक्वेशन कहाँ से बना, फाइनल इक्वेशन यहाँ अलजेब्रा में कैसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज और यहाँ पर इसी पर, अच्छा इसको आगे सिखला देंगे। अब देख, अब यहाँ पर हमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम करना है अकॉर्डिंग हिक्स, अकॉर्डिंग हिक्स कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम करना है। आई बात समझ में? देख 2 ही क्लास में हम लोग दोनों का कंज्यूमर सीख गए, बाकी और कहानी चलेगा। अब हम लोग क्या लिख दिया, क्या प्रेरणा कोचर, नींद आ रही है? आना चाहिए नींद। बस सिनेमा हॉल में हम गए थे सिनेमा देखने, तो क्या हुआ कि वो बगल में व्यक्ति बैठा हुआ था, तो क्या हुआ कि वो बार बार झपकी मार रहा था। तो मेरे साथ जो था वो लड़का बोला, उस समय लड़का थे तो अब तो मतलब डबल AC में आ गए, तो क्या हुआ कि वो क्या करे भाई कहीं आओ मैं जाकर सो जाओ। वो क्या क्या कि उठा और जहाँ पर्दा लगा हुआ रहता है ना, वहाँ उसके आगे तो थोड़ा सा जगह बना रहता है, उस पर किया निकाला रुमाल ऐसे झाड़ झूड़ के आ जाकर सो गया। हकीकत की बात है ना? आप मत कीजिएगा वैसा, ये तो मालूम चलेगा कि फिल्म खत्म हो गया, आप हॉल के अंदर रह गए। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम किसके अनुसार? हिक्सियन। हिक्सियन अप्रोच, हिक्सियन अप्रोच कहो, हिक्सियन मॉडल कहो, कुछ भी करो। बात कर ली, कर ले बाला कला निकाले, बड़ा पिटी करना है किसी से तो ऐसे निकाल के रखे हुए कि कोशिश करो घुमा घुमा मार। हिक्सियन अप्रोच, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डिफिनेशन वही है भैया, कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जहाँ पर कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होता है वहीं पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है। आई बात समझ में मिस्टर मिश्रा? अभी गधा नहीं बोला था, बोल दें? नो सर। तो हिक्सियन अप्रोच के अनुसार नियम होता है, बोलो श्रेया क्या होता है? अरे वेरी सिंपल, स्लोप ऑफ IC इक्वल स्लोप ऑफ BL, हो गया कंप्लीट। यही तो है स्लोप ऑफ BL, जहां पर IC का स्लोप और BL का स्लोप एक दूसरे के बराबर हो जाता है, वहीं पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है। किसके अनुसार? हिक्स के अनुसार। अच्छा स्लोप ऑफ IC का फॉर्मूला क्या है? यानी MUX MUY, MUY इक्वल बजट लाइन का क्या होता है स्लोप? बस इस पर कई सवाल रहेगा, इस पर कई मैथ रहेगा आपको, न्यूमेरिकल्स। दिस इज योर फार्मूला, किताबों में मिलेगा। MUX बटा MUY इक्वल टू PX बाई
वी वाई. That is the condition of consumer's equilibrium in Hicksian model. This is the condition कि the ratio of marginal utilities and the ratio of prices of both commodities must be equal. There consumer gets his or her equilibrium. बात समझ में आ रहे हैं? मैंने अगर टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ आईसी इक्वल टू स्लोप ऑफ पीसी या बीएल. बजट कांस्टेंट कहीं कहीं बीसी लिख देगा, आईसी बीसी. बच गया. और अगर उसको इक्वेशन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? एम यू एक्स बटा एम यू वाई इक्वल टू पी एक्स बटा पी वाई. अब परीक्षा में यही दे देगा. विच वन इज द कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. क्या कर देगा? y को ऊपर कर देगा, x को नीचे कर देगा. नहीं समझी? कि आपको दे देगा एम यू वाई बटा एम यू एक्स पी एक्स बटा पी वाई. इसका 4 को अल्टरनेटिव बन जाएगा ना. एक तो ये बनेगा, दूसरा क्या बना सकता है? एम यू एक्स एम यू वाई कर देगा इधर, इधर एम यू एक्स कर देगा, इधर कर देगा पी एक्स पी वाई. और क्या करेगा कि एक गलत हो गया है ना, लेकिन दोनों को उलट देंगे तो सही हो जाएगा. दोनों को जैसे कि y ऊपर करते थे भी ऊपर कर दें, है ना. और एक में क्या कर देगा? इसको y कर देगा, इसको x रखेगा, इसको भी y रखेगा, और इसको y कर देगा, इसको x कर देगा. तो इन चारों में से आपको नजर रखनी है कि कौन सा जो है होना चाहिए. तो एम यू एक्स बटा एम यू वाई और पी एक्स बटा पी वाई. डेट इज द कंडीशन इन ऑर्डिनल अप्रोच. ये दे देगा क्या किस अप्रोच के अनुसार ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को प्रदर्शित बने रिप्रेजेंट करता है. तो कह देंगे हिक्सियन के अनुसार करता है. माने कई बात प्रश्न बन जाती है ना इस पे. बोलो श्रेया, कई प्रश्न का उत्तर इससे मिल जाएगा. अच्छा, इसी को अल्टरनेटिवली क्या यूज करेगा वो भी अपने आप में सही होगा. अल्टरनेटिवली अब देखो, ऐसा करते क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिख सकते हैं? एम यू एक्स बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू बाई पी वाई. ये भी करेक्ट है. देख करेक्ट है कि नहीं? अरे इसको उठा के इधर कर दिया, इसको उठा इधर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई. नहीं समझी? अरिथमेटिक में होता है. नहीं समझ बात आ रही है? बोलना गर्दन हिला के. तो यानी ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता, बोथ आर करेक्ट. उसमें क्या करता है? विच वन इज द इनकरेक्ट कभी कभी दे देगा. तो क्या करेगा? 3 को कोई ऐसा ही एडजस्ट कर देगा और चौथा में कोई इधर से उधर डिस्टर्ब कर देगा. तो आपको मेन ये याद रखना है. ऐसे से कोई भी सवाल को टेस्ट कर लेंगे कि कौन सही होगा कौन गलत होगा. आई बात समझ में? क्लियर हो गई बातें? कोई दिक्कत नहीं. अब ग्राफिकली हमको इसको दिखाना है. ये तो हो गया इसका, न्यूमेरिकली हो गई, या कह सकते हैं इसका स्टेटमेंट से हो गया, या कह सकते हैं. अच्छा पहले इसको कर लेते हैं तब आगे बताते हैं. ये फार्मूला हमारे ख्याल से क्लियर हो गया. इसीलिए स्लोप ऑफ बजट लाइन को वहां पर हम लिखे थे. क्यों? क्योंकि उसका यूज यहां पर होता है. स्लोप क्यों पढ़ा गया दोनों जगह? इसीलिए क्योंकि उसने जहां पर दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा वहीं पर क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा. इसलिए सब चीज पढ़ने के बाद उसका भी स्लोप, सब चीज पढ़ने के बाद इसका भी स्लोप. डायरेक्ट हम पी एक्स बटा पी वाई लिख सकते थे, लेकिन चूंकि यहां से आपको लेकर आए तो हमारे ख्याल से ज्यादा क्लियर हुआ कि पी एक्स बटा पी वाई कैसे आता है. इसके लिए हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल का सहारा लिया. न्यूमेरिकल से पहले बजट लाइन बना दिया. बजट लाइन से आपको ये 10 मिल गया, ये 20 मिल गया, तो ये न्यूमेरिकल से आपको समझ में आ गई. अब इसी से अगर कहे कि बजट इक्वेशन बनाइए, इसी से कह दे कि बजट इक्वेशन बनाइए, तो बजट इक्वेशन क्या बनाइएगा? अगर यहां पर मैं बना दूं, यहां पर बजट इक्वेशन बनाओगी, बजट लाइन नहीं, क्या बजट इक्वेशन. तो बजट इक्वेशन में देख नफीस, बजट इक्वेशन में एम है, ए मतलब 100 है ना, ए मतलब 100 है ना.
इक्वल किसके किसके बराबर हो जाएगा, आपका जो है प्राइस ऑफ एक्स है ना, यहाँ प्राइस ऑफ एक्स और एक्स क्वांटिटी जितना खरीद रही है, एक्स क्वांटिटी जैसे कि ये खरीद रही है ना 8, तो 8 कितना से हो जाएगा, इसके प्राइस से गुना, तो प्राइस तो चूंकि हम यहाँ 10 माने तो यहाँ 10x नहीं लिखेंगे, इस केस में 10x लिखेंगे, लेकिन हम क्या लिख देंगे अलजेब्रा में px, और जितना क्वांटिटी x खरीद रहा है और प्लस py, और इस प्राइस पर जितना क्वांटिटी y खरीद रहा है। तो इस सेंस में अगर बनाना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 100, m हो जाएगा 100, और ये कितना लिखेंगे px का वैल्यू हो गया 10, ये x हो गया प्लस 5y हो गया ना। अब देख साइमल्टेनियस इक्वेशन कभी बनाती होगी 10x प्लस 5y इक्वल टू 100, ऐसा कुछ बनाती होगी। अब देखिए इक्वेशन यहाँ भी पैदा हो गया, तो इसको आगे भी यूज करेंगे। तो बजट इक्वेशन का फार्मूला क्या है, पूछेगा परीक्षा में, बजट इक्वेशन का फार्मूला क्या है, m इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। कौन भाग गया रे ना, अच्छा यहाँ तक तो हम लोग थे। अब देख हम लोग को सीखना है ग्राफिकली प्रेजेंटेशन किस चीज का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। एक ग्राफिकल स्पेलिंग बोल, क्या नाम है स्पेलिंग बोलो लड़के, मिश्रा और लिख ही दे तो क्या बोलेगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम या यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है ना, अकॉर्डिंग हिक्सियन मॉडल। और समझ में आ गया, बोल दिया है नोट कर लेना, किसको बोल दिया, अपने को बोल रहे हैं, और कुछ क्लास व्लास तो लोग नहीं करेगा, खाली वीडियो देखेगा। देखे थे वीडियो, अब देखो ग्राफिकली कैसे इसको प्रेजेंट, बड़ी उदास उदास है श्रेया, नहीं हंसना मना है। एगो है किताब इतनी मोटी, हंसना मना है पढ़ना, मुल्ला नसरुद्दीन का, अच्छा अच्छा चीज़ लिखा हुआ है उसमें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। लिखने वाला है ओशो का नाम सुनी है, सुनना चाहिए, तुम सुनी है ओशो को, सुने के क्या करेगी, बहुत अच्छा आदमी था ओशो, रजनीश नाम था, उसको भारत से भगा दिया गया था, वो अपने आप को भगवान कहता था, अपना नाम लिख दिया भगवान रजनीश, पब्लिक उससे ये हो गया, चलता था तो 50 गाड़ी पीछे 50 गाड़ी आगे चलती थी, सब एक से एक गाड़ी विदेशों में, यानी यहाँ से लेकर वहाँ तक वाली फिल्म बुली में देखते हो ना गाड़ी इतनी लंबी लंबी, उस गाड़ी में चलता था बता। और ये क्या नाम है, फिलॉसफी की बात करता है, फिलॉसफर कहलाता है। फिलॉसफर का मतलब क्या होता है, अब देख ये पता है क्या बनाया, क्या बना दिया, ग्राफ कहाँ हुआ, एक्सेस बना, एक ओ एक्स एक ओ वाई, इधर क्या लिखेंगे गुड बाई, इधर गुड एक्स। क्या मिस्टर रुपेश, कभी एक दिन फैंसी ड्रेस में आया कर, नहीं तो नकली फैंसी ड्रेस बना ले, वो दिक्कत नहीं है, क्या करके चल जा वहाँ क्या नाम है मॉल वगैरह में, और चल जा ड्रेसिंग रूम में, 2-3 को खरीद कैमरा लेते जाना, शीशे खींचना और फिर ले जाकर टांग देना, कौन देखने जाएगा कि आपके पास है कि नहीं, बस लगा देना स्टेटस में। हम वही करते रहते हैं, चश्मा वाले के दुकान में जाएंगे, चश्मा लेंगे, फोटो खींचेंगे, फिर रख देंगे। यस श्रेया, अब हमें कंज्यूमर्स का
इक्विलिब्रियम करना। तो हिक्सियन मॉडल में कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम करने के लिए नफीस दिमाग पे जोर मत लगा, अर्थ पागल हो जाएगी, इतना कस के दिमाग पे जोर लगाई हुई है कि यहाँ तक तनाव आ गया। तो उसके लिए जो है दो चीज टेक्निक्स में इंडिफरेंस कर्व में हिक्सियन मॉडल में दो चीज़ों को लेकर किया है। कौन कौन? इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को लेकर किया है ना। तो दोनों लाइन को लेकर आ जाएंगे और दोनों लाइन को ग्राफ करते समय आप देखेंगे कि गुड्स एक्स गुड्स वाई दिखा जाता है, अर्थात दोनों को एक एक्सिस पर लाया जा सकता है, दोनों को एक एक्सिस पर लाया जा सकता है। तो देखो पहले हम क्या करते हैं कि एक बजट लाइन बना देते हैं। ये भी हमारा एक क्या है? बजट लाइन है। परीक्षा में पूछेगा भी आपको ग्राफ बनाकर। ये बजट लाइन बन गया। और दूसरा कौन सा लाइन बनाना है? इंडिफरेंस कर्व। तो अब ऐसा करते हैं, एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व बना देते हैं, है ना। एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व बना देते हैं और एक यहाँ बना देते हैं, एक यहाँ बना देते हैं, है ना। उसे देखो ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इसको टेंजेंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, ये हो गया टेंजेंट। अब देखो ये तीन हमने आईसी खींचा, कौन कौन? IC1, IC2 एंड IC3। तीन हमने खींचा, ड्रॉ किया। अब देखो कि डिस्कशन में बजट लाइन में क्या था कि जितना उसके पास बाउंड्री है उतना वो क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी के कॉम्बिनेशंस को ले सकता है। यानी जो भी जो है इस लाइन पे फॉल करेगा उस सभी कॉम्बिनेशंस को वो परचेज कर, एफोर्ड कर सकता है। जैसे देख इस पॉइंट पर अगर कोई कॉम्बिनेशन होगा तो उसको भी तो एफोर्ड कर लेगा। इस लाइन पर जो कॉम्बिनेशन होगा उसको एफोर्ड नहीं कर पाएगा। इन कॉम्बिनेशन को एफोर्ड कर पाएगा नहीं, क्योंकि उसकी बजट लाइन से बाहर है, क्योंकि वो तो इतना ही क्वांटिटी को ना खरीद पाएगा इस पर या इसके अंदर, इसके बियॉन्ड। जैसे कि इसी लाइन पर इस कॉम्बिनेशन को नहीं खरीद पाएगा क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन से बाहर है। इस कॉम्बिनेशन को खरीद पाएगा उसके अंदर है। इस कॉम्बिनेशन को भी खरीद पाएगा, इस कॉम्बिनेशन को भी खरीद पाएगा, इस कॉम्बिनेशन को भी खरीद पाएगा। तीनों कॉम्बिनेशन सभी को खरीद पाएगा। एन को नहीं खरीदेगा, पी को नहीं खरीदेगा, है ना। तो एम को खरीद सकता है। लेकिन जब ये इस थ्योरी को डेवलप करते हैं तो ये हम लोग को बताया जाता है कि जितना उसके पॉकेट में पैसा है उस सब को खर्च करेगा, बचा के कुछ भी लेकर नहीं आना है। अगर इस कॉम्बिनेशन को लेगा तो उसके पास कुछ पैसा बच जाएगा, है ना। इस लाइन पर रहेगा तो उसके बाद कोई भी कॉम्बिनेशन खरीदेगा उसका टोटल पैसा खर्च हो जाएगा। इस लाइन पर कोई भी कॉम्बिनेशन को लेगा तो उसका कोई एक भी पैसा नहीं बचेगा किसी भी कॉम्बिनेशन पर। और इसमें खरीदेगा तो उसका कुछ पैसा बच जाएगा क्योंकि अंदर है क्वांटिटी। मान लेते हैं कि 10 एक्स का 10 को एक जगह पर 4 क्वांटिटी खरीदा और वाई का 4 क्वांटिटी खरीदा, तो एक्स का 10 क्वांटिटी खरीदा तो 40 रुपया लग गया, अब वाई का 4 क्वांटिटी खरीदा तो 20 रुपया लग गया, तो टोटल मिलाकर 60 रुपया, 40 रुपया उसका बच गया। लेकिन थ्योरी के अनुसार हम लोग ये चलेंगे कि उसके पास पैसा नहीं बचना है, वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट होनी चाहिए, वो टोटल का टोटल पैसा को एक्सपेंडिचर करना है, तब देखना है कि उसका सेटिस्फैक्शन कैसे मैक्सिमाइज्ड होगा। तो इन दिस केस हम लोग देख रहे हैं कि वह जो है ए कॉम्बिनेशन, ए भी तो लिखा हुआ है, अगर हम कह सकते हैं मान लेते हैं ए बी, ये हो जाता है सी डी ई, ये 3 कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन वो प्रीफर करेगा और क्यों करेगा? वो अगर मान लो तो ये तो उसका प्रेफरेंस से बाहर है, पी जो है उसके प्रेफरेंस से बाहर है, एन भी उसके प्रेफरेंस से बाहर है, एम जो है उसके प्रेफरेंस के अंदर है, और सी ई और डी
उसके प्रेफरेंस पर है। इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट क्यों ई होगा? क्योंकि वो IC2 पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो अब क्या होता है कि देख IC1 पर, यहां पर देख C और D किस पर है? IC1 पर है। उतना ही रुपया में वो कॉम्बिनेशन C को भी ले सकता है या कॉम्बिनेशन D को भी ले सकता है, और उतना ही रुपया में वो कॉम्बिनेशन किसका ले सकता है? E का ले सकता है। इसलिए और ये क्या है? IC2 है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो अब देखो कि E जो है D और C की तुलना में उसके हायर इंडिफरेंस कर्व पर है। तो चूंकि हम लोगों ने एक और एजम्पशन पढ़े थे नॉट सैटिएटी, कि कंज्यूमर हमेशा हाई और हायर सेटिस्फैक्शन के, हाँ, मोर टू लेस है ना। प्रीफर के साथ भी टू लगता है, प्रीफर के साथ देन नहीं लगता। आई प्रीफर मिल्क टू कर्ड, मैं कर्ड की तुलना में मिल्क को ज़्यादा पसंद करता हूँ, है ना। तो प्रीफर के साथ टू लगता है। तो चूंकि प्रेफरेंस की बात है, और समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर वो प्रीफर करेगा मोर टू लेस। तो अब क्या होता है कि इंडिफरेंस ई जो है कॉम्बिनेशन, वो कंज्यूमर C, E और D तीनों को अफोर्ड कर सकता है, बट कंज्यूमर मस्ट प्रीफर द कॉम्बिनेशन E, है ना, बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन फॉल्स ऑन IC2 that is the higher of IC1. Therefore consumer wants to get more satisfaction than, है ना, therefore he must prefer the combination E, and then E is the equilibrium of the consumer in the Hicksian model. बात समझ में आ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो E को क्या पढ़ेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? इसमें भी एक कहानी और चलेगा। ये तो हमें यहाँ इक्विलिब्रियम कराकर एक कहानी खत्म कर दिया इसका, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, ये यहाँ पर कहानी खत्म हो गई इसकी। इसके आगे और कहानी चलेगा। तो इसमें एक चीज और निकलता है, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? ये कह सकते हैं यहाँ टेंजेंट पॉइंट ऑफ IC एंड BL। यहां पर आपका अगर स्लोप नहीं दिया हो तो यहां पर क्या लिख सकते हैं कि जहां पर इंडिफरेंस कर्व और IC कर्व एक दूसरे को टेंजेंट करता है। दो चीज होती है, एक टेंजेंट होता है, एक इंटरसेक्ट होता है ना। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काट देना, और टेंजेंट का मतलब छू कर निकल जाना। देखा, छू कर निकल गया, यानी गोली मारा, टच करते निकल गया। क्यों मिस्टर चश्मा? अब जैसे देखो, एक कर्वेचर है, ये अगर इस पर हम पेन रखेंगे तो केवल एक बिंदु पर ही ये टेंजेंट होगा, कोई भी कर्वेचर, असल में ना कई बिंदुओं पर नहीं होगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं, इस प्रकार देखते हैं कि जहां पर, क्योंकि टेंजेंसी पूछ देता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का तीन बातें तो वहां पढ़ ली है, क्या MUX MUY इक्वल टू PX PY हो, दूसरी चीज स्लोप ऑफ IC इक्वल टू स्लोप ऑफ BL हो, या तीसरी बात क्या होगा, टेंजेंसी ऑफ IC एंड BL हो। तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट एक ही बात कहता है, वो कहता है क्या, एक ही बात कहता है, तीनों तो है पॉइंट्स, कि कंज्यूमर will attain maximum satisfaction in the Hicksian model। बात समझ में आ गए? इस पर आपका कुछ मैथ्स रहेगा तो मैथ्स आगे देख लेंगे। ये खत्म हो गई बातें। अब जो है नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, खाली थोड़ा सा एक आइडिया देते हैं क्या समझाने जा रहे हैं। कहीं पर कुछ पूछना है तो बोलिए। नहीं, अब इसके आगे आप लोग भी बोलते रहिएगा। उनकी स्टडी है तो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करते हैं, लेकिन आप लोग की स्टडी नहीं तो आप लोग भी सीखिए, चर्चा कीजिए,
और कोशिश कीजिए कि आप भी पढ़िए, ना पढ़िएगा तो कोई बात नहीं है, क्यों फीस। अब यहाँ से एक कहानी और चलेगी, जहाँ से वो कहानी में थोड़ा सा माने की स्टोरी और थोड़ी सी है, वो कहानी में थोड़ी सी बातें सीखोगे। अब इंडिफरेंस कर वहीं पर ख़त्म कर देंगे, इंडिफरेंस कर सुख से आगे नहीं बढ़ेंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी बढ़ जाएंगे। अब बीएल को लेकर बढ़ेंगे। यहाँ से फिर जो है आपको 2-3 चीज़ें और सीखने को मिलेगी। जैसे अब हो जाता है उसको कह सकते हैं, ये तो इक्विलिब्रियम खत्म हो गया, वहीं पर खत्म हो गई। अब जो है आप यहाँ कह सकते हैं उसको एक टर्म को यूज कर ले, कोई भी टर्म यूज कर लो, शिफ्टिंग ऑफ, शिफ्ट का स्पेलिंग है ना, शिफ्टिंग ऑफ बीएल। अब बीएल का शिफ्टिंग मैंने बजट लाइन कब कैसे कैसे शिफ्ट होगा, समझ रहे हैं? बजट लाइन कैसे कैसे शिफ्ट होगा, मतलब तो देखिए आपका ये दिया हुआ है बजट लाइन ए बी। अब तो ग्राफ से समझ में आ जाती होगी बातें, है ना। ये हो गया हमारे पास बजट लाइन ए बी, इसको बोलेंगे ये भी हमारे पास एक बजट लाइन है। कब आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, एम पी एक्स और पी वाई, है ना। ये तीनों चीज गिवन अगर है तो आपका ये बजट लाइन बन गया, कोई भी बजट लाइन बन जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? इसको क्या लिखेंगे, एम बटा पी एक्स, और इसको क्या लिखेंगे, एम बटा पी वाई। इतना भी क्लियर हो गया। अब कहता है, समझ रही है, अब कहता है कि ये हो गया सिचुएशन 1। अब कहता है कि आपका पी एक्स कांस्टेंट रहे और पी वाई कांस्टेंट रहे, और एम जो है ये बढ़ जाए, आए तो राइट में शिफ्ट होगा। तो कैसे शिफ्ट होगा, तो यहां पर देख, अब पहले से सब डबल हो जाएगा, डबल नहीं होगा, पहले से बढ़ जाएगा। लेकिन चूंकि यहां पर पी एक्स और पी वाई दोनों क्या है, सेम है, तो इसमें भी जो है, इसमें भी वही स्लोप रहेगा जो इसमें स्लोप रहेगा। स्लोप उतना केवल जो है एम का वैल्यू बदल जाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास, इसको बोलेंगे इनिशियल, ए बी क्या हो गया हमारा, ए बी जो है ये हमारा इनिशियल है। इनिशियल का मतलब क्या समझें, पहला शुरुआत, इनिशियल बीएल है। अब अगर हमारे पास एम बढ़ जाता है तो ये भी पैरेलल जाएगा, यानी कि ए डैश बी डैश, ये हो जाएगा हमारे पास ए डैश बी डैश, ये हमारे पास न्यू बजट लाइन होगा, है ना, नया बजट लाइन होगा। क्योंकि पहले 100 रुपया था, अब 200 रुपया हो गया, लेकिन प्राइस सेम रहने के कारण स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या रह गया, सेम रह गया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? ये प्रश्न पूछेगा, गिवन द प्राइसेस ऑफ बोथ कमोडिटीज रिमेन अनअल्टर्ड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेज, देन व्हाट वुड बी द चेंज। शिफ्टिंग की जगह चेंज भी कर सकते हो, चेंज इन बजट लाइन। तो इट विल मूव अपवर्ड पैरेलल टू द इनिशियल बजट लाइन because the ratio of the prices of the commodity remains unaltered.
डेट विल बी योर आंसर, लिटिल, है ना। और अब मैंने उस बात को कह सकते हैं। उसी तरीका से ये बात समझ में आ रहे हैं ना। उसी तरीका से आपका आइडिया बन रहे हैं नफीस। और कुछ ना होगा तो पूछ लेना महासभा से, कोई बात नहीं, मैं हूं। क्यों मिस्टर? फिर बोलते हैं, हम तो आगे नहीं बोले थे। अब देख दूसरा सिचुएशन कि m जो है कांस्टेंट रहे। अच्छा, इसको जब दिखाओगे तो जानते हो क्या दिखाओगे? यहाँ पर अब क्या करो, m को बदल दोगे और यहाँ पर पी वाई के ऊपर एक लाइन खींच दोगे। ये था हमारे पास क्या, m बटा पी वाई। इसको डबल कर दे, इसको सिंगल कर दे, माने इसका मतलब क्या हो गया कि ये कांस्टेंट रह गया, ए पी वाई, सॉरी ये पी वाई होगा, पी वाई कॉन्स्टेंट हो गया। इस किस्से के सिर पर अगर वाई बार दे दोगी, बताया था उसमें भी इकोनॉमिक्स में, सॉरी मैथ में, कि बार देने से कांस्टेंट हो जाता है। और एम बदल रहा है तो ये एम वन था, ये नया एम हो गया 2। इसी तरीका से इसको क्या लिखेंगे, एम वन बटा पी एक्स, और पी एक्स को कांस्टेंट कर देंगे और इसको क्या लिखेंगे, एम टू बटा पी एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। आई बात समझ में? ये अलजेब्रा हो गया। अब किताबों में ऐसा लिखा हुआ देखोगे तो बात तो समझ में आ जाएगी। अब भले ही इसको सिंबल कुछ भी करें, लेकिन मतलब तो समझ में आ जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटी सी बात और समझा दें। अब क्या करता है कि तुम्हारे पास सेकंड सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा कि m को कांस्टेंट रखता है, अब प्राइस ऑफ y को कांस्टेंट रखता है, अब प्राइस ऑफ x को बढ़ा देता है, प्राइस ऑफ x को बढ़ा देता है। तो अब ये खाली एक बात बतलाना, प्राइस ऑफ x को बढ़ा देगा। तो अब हमारे पास ये इनिशियल है ए बी, तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, m कांस्टेंट रख देंगे, अब पी वाई को भी कांस्टेंट रख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। और यहाँ क्या लिखेंगे, m हमारा कांस्टेंट है और पी एक्स 1 लिख लेते हैं। प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। तो बजट लाइन किधर जाएगा, आगे के अंदर, अंदर क्यों जाएगा, बोलो कैसे होगा? जैसे देख, आपके पास 100 रुपया था ना, और पहले आप कितना क्वांटिटी ले रहे थे, 10 रुपया पर था, तो कितना क्वांटिटी ले रहे थे, 10 क्वांटिटी। अब मान लो कि इनकम तो 100 रुपया है और ये अब 20 रुपया हो गया, प्राइस बढ़ जाने से 20 रुपया हो गया, तो क्या होगा, अब कितना क्वांटिटी लोगी, 5। यहाँ पर क्वांटिटी काउंट होता है ना। तो चूंकि इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे क्वांटिटी बढ़ता जाएगा, तो पहले से क्वांटिटी घट गया तो बजट लाइन अंदर की ओर आ जाएगा, बी डैश हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, एम डैश तो ही रह जाएगा, अब पी एक्स 2 हो जाएगा, अंदर की ओर चला। और वही अगर प्राइस गिर जाता तो बजट लाइन क्या होता, आगे की ओर चले जाते। समझ में आ रहे हैं ना। इससे अगले क्लास में सिखाएंगे पीसीसी एंड आईसीसी, नाम सुनी है, इसी से बनता है पीसीसी एंड आईसीसी। वो कैसे, अब जैसे देख, अब तो नहीं बता पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में बता कर देंगे कि वो कैसे। पीसीसी का मतलब हो गया प्राइस कंजम्पशन कर्व, पीसीसी का मतलब प्राइस कंजम्पशन कर्व, और आईसीसी का मतलब इनकम कंजम्पशन कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व। और तो अब जैसे देख, ये बजट लाइन है, ये बजट लाइन है। मान लो पहले कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम यहाँ था, पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ था, अब जब प्राइस को बढ़ने से बजट लाइन अंदर की ओर आ गया, मूव कर गया, तो इसका भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी डिफरेंस के ऊपर तो टच होबे करेगा। प्राइस गिरने पर अब इक्विलिब्रियम यहाँ पर हो गया, नया इक्विलिब्रियम, पुराना इक्विलिब्रियम यहाँ था,
है ना। इस तरीके से जितने बजट लाइन मूव करेंगे उतना ही इक्विलिब्रियम उसका अलग अलग होगा। तो इन सभी इक्विलिब्रियम को मिला देंगे तो एक कर्व बन जाएगा। क्योंकि प्राइस गिरने के कारण या बढ़ने के कारण जो इक्विलिब्रियम चेंज हुआ, अतः ये कर्व को पीसीसी कह देंगे, मतलब प्राइस कंजम्पशन कर्व। और अगर यहां पर है, इसमें यहां पर हो इसमें, तो इसका भी इक्विलिब्रियम यहां पर होगा, इसका भी कहीं पर इक्विलिब्रियम होगा ना टेंजेंट। अब इसको मिला देंगे तो इनकम में परिवर्तन हुआ था, इसलिए कौन कर्व बन जाएगा, अब इसका डिफिनेशन हो जाएगा। तो ये क्या कर देंगे कि आईसीसी आल्सो ए लोकस, ये लोकस है ना, अब डिफरेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स, डिफरेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से ड्यू टू चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर कीपिंग प्राइसेस ऑफ द बोथ कमोडिटी कांस्टेंट, दैट वुड बी द डिफिनेशन। लिख के ला सकती हैं। आई बात समझ में कि नहीं। आईसीसी का फुल फॉर्म मालूम हो गया, पीसीसी का भी। आईसीसी का मतलब क्या हो, इनकम में परिवर्तन होने से कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार डिफरेंट इनकम लेवल पर डिफरेंट कंज्यूमर से इक्विलिब्रियम होगा। उन तमाम कंज्यूमर से इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लोकस होगी, जो ज्वाइनिंग लाइन होगी, उसे ही इनकम कंजम्पशन कर्व कहेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे प्राइस कंजम्पशन कर्व, कि प्राइस में परिवर्तन होने से कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम में परिवर्तन होता है। समझ में आ रहे हैं। और कंज्यूमर्स में जो प्राइस के कारण जो कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम में परिवर्तन होता है, वो डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को जिस लाइन से हम ट्रेस आउट करते हैं, मिलाते हैं, उसी लाइन को, उसी कर्व को पीसीसी यानी कि प्राइस कंजम्पशन कर्व कहते हैं। और समझ में आ गए। इस पर कुछ और आगे क्लास में करेंगे। आज का क्लास समझ में आता ही, कुछ नए इन्फॉर्मेशन मिले हैं कि नहीं। हम ये उल्टा लगा लिया इसी के चक्कर में। इसका हम जुल्फी देखकर हम जो है ना, हम भी चाहते कि सही रखें यार। तो समझ में बात आई, वो तो लड़की उतना वो तो कुछ